आप सभी का आपके अपने परिवार जीसीएस एकेडमी में स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी से आ जाएं। एसएससी जीडी की आपकी बैच जो कि मैथ की यहाँ पर चलाई जा रही है, आप सभी की डिमांड पर उसे यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। तो आप सभी लोग जल्दी से आ जाइए। साथ साथ आपके साथ पढ़ने वाले जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, मुख्य रूप से अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो उन्हें आप बुला लीजिए। चलिए इसके एसएससी के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता आपको है नहीं। पैटर्न इसका चेंज हो चुका है, जैसा कि आपसे बार बार कहते रहते हैं। इसके पहले अभी तक 25 क्वेश्चन मैथ के आते थे। अब ये क्वेश्चन का जो टारगेट है, यानी जो आंकड़ा है, वो 20 कर दिया गया है। आपके पास 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे। उन 20 क्वेश्चन की तैयारी आपके यहाँ जोरों शोरों से करवाई जा रही है। आप जल्दी से आ जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। यदि आपको सवाल आते हैं तो आप सॉल्व करके आंसर देंगे, नहीं आते हैं तो ऐसी अवस्था में आप उसे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? देखिए, हमारा मानना है वहाँ जाकर के आप सवाल छोड़ कर आएँ, उससे बेहतर है कि आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएँ। प्रैक्टिस कहा जाता है, यदि आप अभ्यास करते हैं, बेहतर अगर आपका अभ्यास होता है तो अभ्यास ही है जो कि ध्यान रखिएगा आपके ऐसे समय में कार्य करता है या फिर काम आता है जब आप प्रेशर में होते हैं। आपको पता होगा पेपर जो आपका होने वाला है वहाँ पर आप बहुत अधिक प्रेशर में होंगे, और उस प्रेशर को अगर आपको दूर करना है तो ऐसी अवस्था में अभ्यास आपका करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्लियर है? तो जैसा कि आपको बता दें, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आपके 20 क्वेश्चन टोटल जो देखने को मिलते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और हर क्वेश्चन बेहतर रहेगा और आप उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, उसे एक बार पढ़ें। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन को सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया आपको, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रखा है। देखिए, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, और पहला विकल्प आपको दे रखा है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर या 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रखे हैं यदि वर्ग का विकर्ण, आप बताएं वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है। तो रूट 2 गुणे भुजा, भुजा को अगर हम ए मान ले तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, रूट 2 गुणे में भुजा यानी कि रूट 2 ए हो जाएगा। ये किसका फार्मूला है? तो ये विकर्ण का फार्मूला होता है। और आपसे क्या रखा है, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? रूट 2 वहाँ लेकर चलते हैं तो ए बराबर हमें मिल जाएगा 14 बटे रूट 2, और ए है क्या, फिर बता दें, ए आपकी क्या है? भुजा है। आपसे पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछ रखा आपसे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कहाँ से क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रखा है आपसे। वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रखा है, और वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो भुजा का स्क्वायर यानी हम कह सकते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि भुजा हमने ए को माना है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ए का मान अगर यहाँ रख दें 14 बटे रूट 2 तो लिखेंगे 14 बटे रूट 2, इसका स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, और बटे रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। आपको पता होगा यदि किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा होता है तो जब उसका स्क्वायर करते हैं तो ऊपर से रूट क्या होता है? हट जाता है। क्लियर है? 2 से काटते हैं इसके, तो 19 है, दोनों 18 9 बार जाएगा, फिर 2 16, इन्हीं हम कह सकते हैं आपका आंसर कितना आएगा? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं आपके सामने इसका आंसर आ चुका है। और जैसा कि विकल्प आपको दिख रहा होगा, विकल्प नंबर 4 यानी कि डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? किसी प्रकार की अगर आपको कहीं समस्या हो तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन यदि आप इसको नहीं पढ़े होंगे तो आपकी समझ से बात बाहर निकल जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं आप बेहतर समझ रहे होंगे। जैसा कि हम बार बार कहते हैं, अगर किसी प्रकार कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखें, जिससे अगली क्लास में उसे दूर करने का प्रयास किया जाए और आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया जाए। इतना बेसिक पढ़ाने का प्रयास करें कि आपको हर व्यक्ति को समझ में आएगा। आपको मैथ आती हो या ना आती हो, हर प्रकार के व्यक्तियों को बेहतर समझ में आने वाला है। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, दे रखा एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए, एक बार फिर समझा दें। अंकित मूल्य क्या होता है? वह रेट या वह मूल्य जो कि किसी वस्तु पर लिखा गया है। क्रय मूल्य क्या होता है? वह रेट या वह मूल्य जो जिस पर किसी वस्तु को खरीदा गया है। फॉर एग्जाम्पल समझाते हैं, समझिएगा। ये हमारे पास मार्कर है, इस मार्कर को मान लीजिए हम खरीद के लाते हैं 20 रुपये में। कितने में खरीदते हैं? 20 रुपये में। और यही मार्कर हम आपको बेचते हैं कितने में, या इस पर हम इसको बेचना शुरू करते हैं
हम 20 रुपये इसको खरीदे और हम इसको ले आकर बाहर रख दिए, कितने रुपये लगाकर इस पर 30 रुपये। हमने मार्कर के ऊपर 30 रुपये लिख दिया और बाहर बिकने के लिए इसे रख दिया। तो जो रेट लिखा जाएगा बिकने के लिए वो क्या कहलाता है, यानी कि क्या कहलाएगा, वो कहलाता है अंकित मूल्य। जिस पर हम वस्तु को खरीद कर लाते हैं वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। तो आपसे कह रखा है कि एक दुकानदार है कोई, 20% की छूट देने के बाद भी कह रखा है 36% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। यानी यह मूल्य जो है अंकित मूल्य कह रखा है, ये क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, आपसे पूछ रखा है। क्लियर है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक दुकानदार 20% छूट देने के बाद कहा गया 36% का लाभ कमाता है। मान लेते हैं कि हमने वस्तु को 100 रुपये में खरीदा था। कितने में खरीदा, 100 रुपये में। तो अगर हमने इसको 100 रुपये में खरीदा तो ऐसी अवस्था में अगर हमें 36% का लाभ हो, देखो सॉल्व को हम पीछे सॉल्व करेंगे, अगर हमें 36% का लाभ हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमने वस्तु को कितने बेचा होगा, 136 बेचा होगा, क्योंकि 100 तो खरीदा था और 36 लाभ कमाने के लिए हम उसे 136 में बेचेंगे। लेकिन कह रखा है कि यह रेट 20% छूट देने के बाद का है, क्योंकि क्वेश्चन कह रखा है कि 20% छूट देने के बाद ही 36% का लाभ कमाता है। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं कि अगर 100 में से 20 छूट दी जाए कितने बेचेगा वो, 80 का। ये 80 का मूल्य है। आप चेक कर लो कि पूरा 100 का मूल्य कितना आएगा। तो आप देखेंगे 20 से काटा है, 20 चौका 80 और 20 पंचे 100, 4 से काटे इसे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा और 4 से 16 हो जाएगा। 34 पंचे आप गुणा कर ले 170। आप देख सकते हैं हमने किसी वस्तु को कितने में खरीदा, 100 रुपये में, कितने में लिखकर उस पर लिखा कितना, 170 रुपये। बताइए कितने का अधिक लिखा है, 70। कितना लिखा है, 70। तो आंसर में आपको दिख भी रहा होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। कितना हो जाएगा आंसर, 70% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य, या जो आपका अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 70% अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। दे रखा है, ए तथा बी क्रमशः 28,000 तथा 42,000 रुपये के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है और बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 रुपये का है तो कह रखा है बी का हिस्सा कितना है। हम जैसे कि आपको बार बार कहते हैं कि कोई किसी का लाभ का जो अनुपात होता है, जिस अनुपात में और जितने समय के लिए वो धन लगाता है उसी अनुपात में उसका क्या होता है, लाभ जो भी होगा वो बांटा जाता है। जैसे ए और बी दे रखे हैं, ए यहाँ पर मान लेते हैं, बी यहाँ मान लेते हैं, रेशियो लगा लेते हैं बीच अनुपात निकालने के लिए। जैसे क्या रखा है, ए जो पैसा लगाता है वो 28,000 लगाता है। कितना लगाएगा, 28,000 रुपये, और ये लगाएगा ध्यान रखिएगा 42,000 रुपये। ऐसी अवस्था में ये ए की जो का समय है ये मात्र 8 महीने के लिए अपना पैसा लगाता है, जबकि बी कह रखा है कि पूरे वर्ष के लिए, पूरे वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 12 महीने के लिए अपना पैसा लगाता है। अगर अनुपात निकालें तो आपको पता है 3 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, 28 बचा, 7 चौका 28, 7 से काटे इसको 4 बार जाएगा, 7 छंग 42, ये 6 बार जाएगा। इसे ध्यान से देखें, 4 से काटा जाए तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 2 से काटा जाए तो 2 तियाँ 6 और 2 चौका 8। हम कह सकते हैं काटने पर कितने मिलेगा, यहाँ 4, यहाँ कितने मिलेगा, 3 यहाँ बचा, 3 यहाँ बचा, 3 त्रिक्का आपका 9 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 4:9 को प्राप्त होने वाला है काटने के पश्चात। क्लियर है। अब हुआ क्या, आपसे क्या रखा है कि लाभ कितना हो रहा है, 21,125 रुपये। अभी हमने कहा जो भी लाभ होगा वो 4:9 के अनुपात बांटा जाएगा, क्योंकि इसी बेस पर हमने पैसा लगाया था समय के अनुसार। तो 9 और 4 जोड़ने कितना आएगा, 13 आएगा। इसे हम 13 से भाग दे देते हैं और इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि निकाला किसका, बी का, तो बी वाले से गुणा कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा टोटल जोड़ करके जिसका निकालना हो उससे गुणा कर दो। 9 4 13 और बी का पूछा गया तो 9 से गुणा किया गया, ए का पूछते तो 4 से गुणा करते। 13 से इसको डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखेंगे इसको। 21 है, 13 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 13 और 8 21 होता है, 8 बचेगा, 81 हो जाएगा। फिर 13 छंग कितना हो जाता है, 78। क्लियर, कितना बचेगा, 3 बचेगा, फिर 32 हो जाएगा, फिर 13 दूना 26, 6 बचेगा 65 और 13 पच्चीस 65। तो हम कह सकते हैं 1625 गुणे यहाँ 9, क्योंकि ये आपका 9 बचा हुआ है और 9 से गुणा करें, 9 पच्चीस 45 का 5 आ जाएगा, हासिल आपका 4 बचेगा और 9 दूनी 18, 4 22 के आपका 2 आ जाएगा। 9 छंग 54, 54 और 2 56 हो जाएगा। 9 का 9 5 14। क्लियर है। तो आपका आंसर कितना जाएगा, ये जो बी का हिस्सा है वो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 14,625 रुपये। क्लियर है, जैसा कि ऑप्शन आपको दिख भी रहा होगा, डी ऑप्शन है, यानी सबसे लास्ट ऑप्शन रहा, क्या जाएगा 14,625 रुपये। क्लियर है। किसी प्रकार की अगर आपको कहीं समस्या हो
तो निश्चिंत ही बताएं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ये हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैकेंसी जो भी हाल ही में आपके लिए लगी हुई है वो SSC GD है। तो आप इस क्लास को उन सबके पास शेयर करें जिनकी मैथ वीक है या जो मैथ में प्रैक्टिस करने के इच्छुक हैं, उनके पास आप सेंड करें इस वीडियो की लिंक को, जिससे वो भी साथ इस चीज़ को देख करके समझ करके अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाएं, अपने अध्ययन को एकदम अलग और नई दिशा में लेकर चलें। क्लियर है? तो इसका विशेष ध्यान रखें। आपका एक कार्य है या आपका एक कह सकते हैं दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे और भी क्लासेस के जो लिंक हैं आपको साथ साथ मिलते रहें और आप क्लास से जुड़ सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा, आप देख लें किसी प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या रखा है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। तो क्या रखा है, ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धित किया जाता है, कहने का आशय है कि उससे वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है। तो क्या रखा है कितने वर्षों में राशि 216 गुना हो जाएगी। एकदम बढ़िया तरीका बताएं, 4 वर्षों में कितना गुना हो जा रही है, 6 गुना हो जा रही है। पूछा गया है इसे 216 गुना करना है, तरीका ध्यान सुने। तो कितना समय लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। कुछ ना करिए, इसी 216 को बताएं, इस 216 को अगर 6 की घात में लिखें तो बताओ क्या लिख सकते हैं। आपको पता है 6 का क्यूब होता है 216, यानी 6 की घात 3, 6 को आप 3 बार गुणा करें 216 प्राप्त होगा। तो जो भी पावर आएगी उसी का वर्ष से गुणा कर देना, बस 4 से कितना हो जाएगा 12। हमेशा ध्यान रखें, इस प्रकार से तरीका आप लगा सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो फिर समझा दें। जो भी आपके पास जितना गुना करने के लिए कहेंगे उसे प्रयास करें कि जो आपके पहले गुना दे रखा था उसी पावर में कर लें उसे। तो आपने देखा कि 216 को हम 6 की पावर 3 लिख सकते हैं, उसी 3 को क्या करें हम 4 से गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है, आपसे क्या रखा है कि 1 रुपये हम जमा करेंगे और क्या रखा कि 4 वर्षों में कितना हो जाता है 6 गुना, मतलब कितना हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, 1 रुपये का 6 रुपये हो जाएगा कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। यानी हर 4 वर्ष में प्रक्रिया चलती रहती है। तो 1 का 6 होने में 4 लगा, फिर अगले 4 वर्ष में 6 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 36, फिर 6 गुना बढ़ जाएगा 6 का। जैसे 1 का 6 हो गया, फिर अगले 4 वर्ष में क्या हो जाएगा 6 का 36 रुपये हो जाएगा। फिर अगले 4 वर्ष में कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, 36 का 6 गुना करोगे 216 हो जाएगा, और 216 गुना ही करना था आप देख सकते हैं। तो समय कितना लग गया, 4 वर्ष यहाँ, 4 वर्ष यहाँ, 4 वर्ष यहाँ, तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा 12 वर्ष। कितना प्राप्त हो जाएगा 12 वर्ष प्राप्त हो जाएगा। चाहे आप ऐसे लगा लें चाहे आप ऐसे लगा लें। विकल्प आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। किसी प्रकार की कहीं भी अगर आपको समस्या हो तो निश्चिंत ही बताएं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 था, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको दे रखा है यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 दे रखा है, और -1/2 देखा है, इंटू 1/4 देखा है। फिर आपको आगे दिया गया है 8 - 3 और डिवाइड बाई 1/4 प्लस 6। क्लियर है, इतने वैल्यू आपको दे रखी है। इसे सॉल्व करना है, ऑप्शन आपको दे रखा है, इसमें से आंसर जो भी हो आप बता सकते हैं। इसे पहले सॉल्व करते हैं। पहले हम आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं। तो 4 को अगर हम 2 से भाग दें, 2 दूना 4 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ये पूरा समाप्त, प्लस का 2 बचेगा, -1/2 क्या ऐसे डायरेक्टली इसको गुणा कर लेते हैं क्योंकि सामने माइनस है। तो 1 का गुणा 1 से करोगे 1 आएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा बटे। यहाँ देखें तो यहाँ 8 दे रखा है माइनस। आपको पता है पहले भाग करते हैं, तो भाग की अवस्था हम करेंगे क्या, अगर हम चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, भाग को हम गुणा का चिन्ह बना लेते हैं और संख्या हमारी पलट जाती है। तो जो 1/4 था वो कितना हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी हम किसी भाग के चिन्ह को गुणा बनाते हैं तो ऐसी अवस्था में उसके पीछे वाली संख्या क्या होती है, पलट जाती है। तो जो संख्या 1/4 थी कितनी हो गई, 4/1 हो गई, और बटे में 1 कभी लिखते नहीं, हम सीधे इसको 4 लिख सकते हैं, और प्लस आपको 6 दिख रहा है। आगे देखते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो 2 कितना हो जाएगा आपका 4, और -1/8 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा आपको 8 प्लस का 6 प्लस का 8 से कितना हो जाएगा 14, और -3 × 4 = 12। क्लियर है, इससे थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। आप लिख सकते हैं
8 चौक 32, 32 में से घटाओ कितना आएगा आपका 33, 33 बटे आपका 8 हो जाएगा, और बटे 12 में से घटाओ 2 कितना मिलेगा, 12 में 14 में से घटाइए 12 कितना मिलेगा आपको 2 प्राप्त होने वाला है। तो इसका गुणा हम डायरेक्टली इससे कर लेंगे, तो आपको कितना हो जाएगा, ये हम इसको लिख सकते हैं 33 बटे 8 दूनी 16। क्लियर है, कितना आ जाएगा आपका, एक मिनट की थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन समझ नहीं कर रहा है, यहाँ गुणा कर गलती है, इसको सुधार लीजिए एक बार। 8 चौक 32, 32 में से घटाओ कितना आएगा आपका 31 आएगा, ये थोड़ी गलती हो गई, बाकी सही है। क्लियर, इसे आप 33 नहीं 31 करेंगे। क्लियर है, गुणा करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लीजिएगा। 8 चौक 32, 32 में से आपको घटाना कितना आएगा 31 आएगा। क्लियर है, 33 कह दिया गया था गलती से, इसे आप सुधार लें। आपका आंसर कितना आएगा 31 बटे 16। आप देख सकते हैं जो कि आपको 4 ऑप्शन देखा, उसमें से एक ऑप्शन आपका ये दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए, आपको देखा है दो संख्याओं का लासा तथा मासा 60 तथा 40 है। लघुत्तम समावर्त दिया गया है यानी लासा 60 है, महत्तम समावर्त दिया गया यानी कि मासा, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको, 4 दे रखा है। क्लियर है, तो आपसे रखा है यदि उनका योग, संख्याओं का योग दे रखा है 32, तो इन संख्याओं का अंतर पूछ रखा है। कुछ नहीं करना, आपको बताए, देखिए हमारे पास मासा 4 है, आपको पता हो मासा होता क्या है, तो मासा वह संख्या होती है जो कि दोनों संख्याओं में होती है, यानी जो सभी संख्याओं में होगी उसे मासा कहते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास एक संख्या 4x है और दूसरी 4y है, क्योंकि दोनों में 4 है तभी हमारा मासा 4 आया, क्योंकि मासा वही होता है जो कि दोनों में होता है। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। अगर दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने पर कह रखा कितना प्राप्त हो रहा है, हमें 32 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त होगा, 32 प्राप्त होगा। ध्यान से देखें इसको, 4 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ प्लस y बचेगा, बराबर यहाँ 32। इसे 4 से काटते हैं तो कितना आएगा आपका, x प्लस y के मान कितना आ जाएगा आपका, मिल जाएगा 8। क्लियर है, आप बताएं लासा कैसे निकालते हैं, क्योंकि लासा आपको दे रखा है, क्योंकि हमारी संख्या 4x है, एक 4y है, तो लासा कैसे निकालते हैं, तो जो दोनों होता है उसे एक बार लिखेंगे, 4 एक बार लिखेंगे, x यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, एक बार नोट कर लेंगे, y यहाँ पर है, यहाँ नहीं, उसे भी नोट कर लेंगे। लासा निकालने का तरीका क्या होता है, जो दोनों में होता है उसे भी लिखते हैं, जो किसी एक में होता है उसे भी लिखते हैं। क्लियर है, चलिए, और ये लासा है और यहाँ लासा कितना दिया गया है 60, तो हम कह सकते हैं 4xy का मान कितना दिया गया 60 दिया गया। इसे काटते हैं 4 से, कितना आएगा आपका 15 आ जाएगा। हम कह सकते हैं xy का मान कितना आ जाएगा आपका 15 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, आप समझिए इस चीज़ को थोड़ा सा, किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पर 8 प्राप्त हो रहा है और जबकि गुणा करने पर 15, तो नॉर्मल सी बात है 5 और 3, 5 + 3 8 और 5 3 15, तो इन दोनों संख्या में से किसी को 5 मान लो, किसी को 3 मान लो। जरूरी नहीं कि आप x को ही 5 माने, y को ही 3 माने, या फिर x को ही 3 माने, y को 5 माने, जिसकी जो इच्छा हो। क्लियर है, क्योंकि आपसे दो संख्याओं का अंतर पूछा गया है। अगर हम x को 5 मानते हैं, देखिए अगर x को 5 मानेंगे तो यहाँ x मान 5 रखेंगे और फिर ऐसी अवस्था में y मान 3 रखेंगे, तो 5 चौक 20, ध्यान रखिएगा ये संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 20 और हो जाएगी 4 3 12, आप देख सकते हैं 12 हो जाएगी। दोनों के बीच का अंतर पूछा गया था, यानी घटा लीजिए, 12 में से घटाओ, यानी 20 में से घटाइए 12, कितना आएगा आपका 8 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 8 आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। किसी प्रकार कोई समस्या हो बताइए, इसका भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए एक बड़ा ही अजीब प्रकार का संयोग रहा है कि लगभग के आंसर आपके डी आ रहे हैं, है ना। तो ये ना सोचे कि डी में ही रखा गया इसको, ऐसा संयोग बना है कि हर का आंसर आपका डी ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन उद्देश्य आपका क्या है, आप आंसर को एनी क्वेश्चन को आप लगाते रहें। क्लियर है, इसका भी आंसर क्या जाएगा आपका डी आ जाएगा। कहीं अगर आपको समस्या हो तो एक बार समझ लें इस चीज़ को, तब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये सब वही क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आपके यहाँ पूछे जाएंगे, थोड़ा सा डिजिट वगैरह चेंज करके डायरेक्टली इसी टाइप के एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं, प्रैक्टिस ही मात्र अगर आप करते हैं तो हमारा माना 20 में से आपको 17 18 19 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है, या फिर आप 20 में 20 पा सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि सीधा आपके एग्जाम को टारगेट करके रखा गया है। क्लियर है, क्वेश्चन रखा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर का 7 हो गई। आप काउंट करते रहेंगे किस नंबर क्वेश्चन है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन आपका 7 है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रखा है आप देख सकते हैं, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य कर रखा है उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। देखिए ये रहा क्रय मूल्य, इसको लिख देते हैं, फिर रहा आपका विक्रय मूल्य। क्लियर है? कर रखा है एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, यानी अगर इसका मान 100 है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 70, क्योंकि 30% कम है मतलब 30 कम है। क्लियर है? तो आपसे क्या रखा है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ पूछा गया है। कोई वस्तु 70 में खरीदी गई, 100 में बेची गई, लाभ कितने का हुआ 30 का हुआ, किस पर हुआ 70 रुपये पर। इसी को आप चेंज कर लें प्रतिशत में, 100 गुणा कर लें, आपका 0 कट जाएगा, गुणा करोगे कितना आएगा आपका, ये 300 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 3 गुणे 100 करोगे 300 बटे में 7 आ जाएगा। इसे काटने चलते हैं, कितना मिलेगा आपका देख सकते हैं, 7 3 21 7 चौक 28 मिल जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 2 बचेगा 20, फिर 7 दूनी 14 मिल जाएगा, दसवां लगा लीजिए, और फिर कितना प्राप्त होने वाला है, क्योंकि 7 दूनी 14, 6 बचेगा 60, फिर 7 8 56। आप देख सकते हैं ऐसा कि ऑप्शन आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ भी देखें ऑप्शन नंबर डी ही हो गया, लेकिन ये फिर बता रहे हैं जैसा कि बार बार कहते हैं, आप ये ना सोचें कि ऑप्शन नंबर डी रखा गया है जानबूझ करके, वो दुर्भाग्य रहा, या फिर कह सकते हैं संयोग ही ऐसा रहा कि बार बार ऑप्शन नंबर आपका डी पर ही आंसर बन रहा है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्योंकि आप देख सकते हैं 42.86 करके दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 विशेष प्रकार से देखेंगे। क्या रखा है, संख्याओं n1 n2 n3 n4 n5 n6, इस प्रकार से जो n1 n2 दे रखा है इसका मतलब है नंबर्स दिए गए हैं, मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो इस प्रकार 6 संख्या दे रखी है और उनका औसत ए दे रखा है। औसत कितना दिया गया है, औसत ए दे रखा है। क्लियर है? और फिर रखा है प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया गया तो नया औसत ज्ञात करना है। फिर बता दें आपको, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो औसत ज्ञात करें, मतलब कुछ भी जोड़ा जाए, 2 4 5 जो भी जोड़े, या फिर कुछ घटा लें, जैसे कि 2 4 यहाँ पर कह रहे हैं 5 घटा लें, कि 5 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो अगर सभी संख्याओं में जोड़ा घटाया जा रहा है तो आपका औसत वही होता है जो संख्या जोड़ी जा रही है। जैसे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 5 घटा रहे हैं, तो जो हमारे पास औसत है उसी में से आप 5 घटा दो, बस हो गया हमारा नया औसत। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई औसत दे और आपसे कहें कि सभी संख्याओं में इतना जोड़ रहे हैं या सभी संख्याओं में इतना घटा रहे हैं, तो अगर जोड़ रहे हैं तो प्लस का कर देना, घटा रहे हैं तो माइनस करके लिख देना। जैसे कि यहाँ घटा रहे हैं तो हमने -5 कर दिया, क्वेश्चन में कहते हैं कि हम सभी में जोड़ रहे हैं 5 तो +5 कर देते, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा a-5। आप देख सकते हैं आंसर नंबर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा a-5। किसी प्रकार कोई समस्या तो बताएं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखा है, आप ध्यान से देखें। ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बनाता है, चलिए बहुत बढ़िया है ना, एक कुर्सी 40 दिन में बना लेता है ये। फिर क्या रखा है कि बी अकेले उसी कुर्सी को 24 दिन में, बी उसी कुर्सी को 24 दिन का समय लेता है बनाने में। क्लियर है? और फिर क्या रखा है, यदि ए तथा बी बारी बारी एक दिन काम करते हैं तथा ए पहले दिन काम करता है तो कुर्सी कितने दिन में बन जाती है। अगर हम दोनों का लासा लेते हैं 40 और 24 का, तो आपको पता है कितना आएगा, आप इसको अगर देखें ध्यान से तो 120 प्राप्त होने वाला है लासा दोनों का, 40 और 24 का। 40 से डिवाइड करो 3 बार जाएगा, 24 से डिवाइड करो 5 बार जाएगा। इसका आशय है कि ए एक दिन में 3 कार्य करता है, एक कुर्सी को बनाने के लिए 120 कार्य करने पड़ेंगे, जिसमें से ए अकेला एक दिन में 3 कार्य करेगा, जबकि बी करेगा 5 कार्य। क्लियर है? आपसे रखा है कि इसी कुर्सी को बनाने के लिए दोनों एक दिन बारी बारी कार्य करते हैं, मतलब आज ए करेगा तो कल बी करेगा, फिर ए नहीं करेगा, परसों सी, फिर आकर ए करेगा तो फिर बी बंद कर देगा, मतलब एक दिन ये करेंगे एक दिन वो करेंगे बारी बारी। और कहा जा रहा है कि ए पहले शुरू करता है, ए पहले प्रारंभ करेगा और बारी बारी करके शुरू करते हैं। तो ऐसी अवस्था में अब बताओ, पहले ए करेगा तो कितना कार्य करेगा, 3 कार्य, फिर ए चला जाएगा, बी आएगा करेगा, फिर कितना करेगा 5 कार्य। आप बताएं फिर तीसरी बार कौन आएगा, ए आएगा, तो उसके जाने के पहले, क्योंकि उसका दोबारा आ रहा है, उसके पहले चेक करो कि दोनों जब एक दिन कार्य कर लेंगे तब कितना कार्य हो जाएगा, 5 3 8 कार्य। लेकिन दिन कितना लगेगा, तो 2 दिन। 2 दिन कैसे, तो एक दिन एक आएगा करके चला जाएगा 3 कार्य, फिर अगले दिन बी आएगा करेगा तो एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, 2 दिन हो जाएगा, और कार्य कितना हो जाएगा 8 कार्य। अब ध्यान रखिएगा, हर 8 कार्य पूरा होने में 3 दिन का समय लग रहा है। 120 कार्य है, 8 कार्य 2 दिन में हो रहा है, चेक कर लो, डिवाइड करते हैं इसको। 8 कार्य कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में जितने 8 कार्य उतने 2 दिन। तो आप देखो 120 कार्य करने में कितने 8 आने वाले हैं, तो आप देखोगे 15 × 120 मतलब 15 बार 8 कार्य होगा। तो ऐसी अवस्था में 15 दूना 30,
क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर कितना आएगा 30 दिन प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। किसी प्रकार कोई समस्या बताइए, आप देख सकते हैं कहीं भी अगर आपको कोई समस्या हो बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर देखा, अगर आप ध्यान से देखें इस चीज़ को। कर रखा है 10,640 रुपये की एक राशि 5% की साधारण ब्याज से यक्स वर्षों में 3,724 रुपये ब्याज अर्जित करती है। तो यक्स का मान पूछा गया है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रखा है 10,640 रुपये की एक राशि, कितने की 10,640 रुपये की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से कर रखा है कि यक्स वर्ष। देखो तो आपको टाइम नहीं दिया गया है, केवल आपसे कर रखा है यक्स वर्ष। क्लियर है। में 3,724 रुपये की ब्याज अर्जित करती है, एकदम बढ़िया बताते हैं आपको। देखिए 10,640 रुपये ब्याज आपको कितनी मिल रही है 5%। क्लियर है। चेक कर लीजिए कि एक वर्ष में कितनी ब्याज प्राप्त होने वाली है। आप देखेंगे जीरो से जीरो कट जाएगा, गुणा करने चलते हैं 500 कितना आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 होगा, इसको आप देखते चलेंगे। 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 अंक 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, क्योंकि सामने जीरो है तो आप 32 पूरा लिख सकते हैं। और 5 का नंबर 5, नीचे भी एक आपका 10 बचा हुआ है, आपका जीरो जीरो कट जाएगा। हम कह सकते हैं 532 रुपये एक वर्ष में आपको ब्याज मिल रही है। साधारण ब्याज आप सबको होता है कि ब्याज हर वर्ष सेम मिलेगी, एक जैसी प्राप्त होती है, तो हर वर्ष 532 मिलेगी। यहाँ कह रखा कि ब्याज में कितनी प्राप्त हो रही है 3,724 रुपये। कितनी प्राप्त हो रही है 3,724 रुपये। अब बताओ एक वर्ष में अगर इतनी प्राप्त हो रही है तो 3,724 रुपये हमें कितने समय प्राप्त हो जाएगी बताइए। आप बिल्कुल जाहिर सी बात कहेंगे करीब आपको 7 वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि अगर 7 से गुणा करते हैं 7 दूनी 14 की 4। क्लियर है। और 7 त्रिक 21, 21 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 की 4, और फिर 7 त्रिक 21, 1 22 के 2 आएगा, हासिल आपका 2 बचेगा, 7 पचे 35 और 2 37। मतलब अगर 7 वर्ष लगातार हमें अगर ब्याज प्राप्त होगी तो हमें 3,724 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 वर्ष। आप देख सकते हैं वैसे भी देखें, अब ये 500 है तो 500 का 37 में पहाड़ा कितनी बार जाएगा करीब करीब 5 बार जाएगा, क्योंकि 8 बार करीब 7 बार जाएगा, क्योंकि 8 बार लेकर जाओगे तो आपका पूरा पूरा 4,000 हो जा रहा है। तो इसी अवस्था में 7 बार जाएगा। क्लियर। तो अगर आप गुणा करते हैं 7 बार का तो आपका आंसर इतना प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान करके कि आपका 7 वर्ष आएगा, और गुणा करके आप कन्फर्म कर सकते हैं कि आपका आंसर 7 ही होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 था, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपके लिए क्वेश्चन देखा है। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। देखिए आपको ऊंचाई देखिए 16 सेंटीमीटर, जिसको हम एस से लिखते हैं। फिर आपको देखा है बेलन की बात हो रही है, यदि इसके आधार का व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा आपको कितना, आपको बता दें व्यास दे रखा है तो त्रिज्या अगर आप निकालोगे, जिसको आप आर से लिखते हैं, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है। व्यास 3.5 दे रखा है, यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर इसका हम आधा कर दें तो हमारी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी, यानी 3.5/2, क्योंकि ये कट नहीं सकते इसलिए हमने इसको ऐसे ही नोट कर दिया। आपसे बेलन का आयतन पूछा गया है, आप बताएं बेलन का आयतन का फार्मूला आप सबको पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं, आप इसको नोट कर लेंगे यहीं पर। जब भी बेलन आए इसका आयतन निकाला जाएगा, धन के पाई आर स्क्वायर एच होता है, चल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान विशेष ध्यान रखिए 22/7 होता है। आर की बात कर ले तो 3.5/2। क्लियर है, क्योंकि स्क्वायर लगा है आर पर, मतलब 2 बार, एक बार वैसे और नोट कर लीजिए। और ये आप देख सकते हैं 16 देखा, आप यहाँ 16 लिख दें। क्लियर है। इसे आप थोड़ा सा काटना शुरू करें, आप देख सकते हैं 2 7 काटें, 7 5 35, 1 नंबर 10 मतलब 0.5 आएगा। 2 दूना 4, फिर 4 चौक 16 कट जाएगा ना, 2 दूना 4, 4 से काटोगे 4 चौक 16, 4 बार जाएगा। 22 पंचे 110, लेकिन 1 नंबर 10 है ये लग गया। 35 चौक को पूरा कर ले, 4 पंचे 20 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 4 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। क्लियर है। 1 नंबर 10 लग जाएगा, यहाँ भी लगा दीजिए। 11.0 का मतलब 11 होता है, 14.0 का मतलब 14 होता है। गुणा करते हैं इसका तो आप देख सकते हैं 11 से 44 का 4 आ जाएगा, हासिल 4, 11 का नंबर 11 4 15। हम कह सकते हैं हमारा आंसर कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, ये क्यूब है, क्यूब का मतलब 3 बार। क्लियर है। 154 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी प्रकार की अगर आपको कहीं समस्या हो तो निश्चिंत ही बताएं और इसे आगे सॉल्व करने का प्रयास किया जाए, किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो। चलिए इसे मिटाते हैं क्वेश्चन 11 को, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
देखिए क्वेश्चन नंबर आपको देखा है, पुनीत 60 किलोमीटर पर आवर की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर पर आवर की गति से अपने घर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या है? पहले बता दें, औसत गति निकालने के लिए फार्मूला जो होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। और कुल दूरी कैसे? तो जितना गया जितना है उसे जोड़ लीजिए और आने जाने में जो समय लगा उसको जोड़ लीजिए और जो दूरी आई थी उस समय से उसे भाग दे दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। बताते हैं कैसे, विशेष ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। जैसे कहा गया 60 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा पर आवर की स्पीड से, और लौटते समय उसकी जो स्पीड होती है वो 90 किलोमीटर पर आवर की होती है, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर की होती है। ये उसकी स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। करना कुछ नहीं ऐसी अवस्था में, क्योंकि दूरी तो आपको दी नहीं रही, दूरी आप निकालें। 90-60 का रास्ता लें, यदि आप 90-60 का रास्ता लेते हैं 180 आएगा। क्लियर है, क्योंकि 90 दूना 180 और 60 से भी 180 कट जाएगा, 90 से तो आपको कट ही जाएगा। तो कहने का आशा क्या है, हम ये मान लेते हैं कि 180 किलोमीटर दूरी है उसके घर से दफ्तर की, तो 180 किलोमीटर जाएगा और 180 किलोमीटर लौट कर आएगा। ये तो कुल दूरी हो गई, क्योंकि औसत गति का फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब समय निकालिए, अगर 60 की स्पीड से गया तो कितना समय लगा, 6 × 18 3 घंटे लगेगा, और जब फिर 90 की स्पीड से जाकर कितना लगेगा उसे 2 घंटे लगेगा, क्योंकि 90 दूना 180, 2 घंटे पहुँच जाएगा। 180 कितना हो जाएगा आपका 360, और जबकि 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, इसे काटते हैं तो मिलेगा आपको 5 × 7 = 35, एक बचेगा 10, 5 दूनी 10। तो हम कह सकते हैं जो उसकी औसत गति कितनी हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका फिर से डी आ गया है ना, तो आप घबराए नहीं, ऑप्शन नंबर डी ही तो है ना। देख ले सकते हैं, इस प्रकार से आपके सामने सवाल देखने को प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी प्रकार कोई समस्या हो तो निश्चिंत ही बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि ए बी से 25% कम है, क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है, समझने का प्रयास करेंगे। यदि ए बी से 25% कम है, यानी ए कह रखा है बी से 25% कम है, मतलब अगर ये 100 है तो ये मात्र 75 है, क्योंकि 25 कम है। काटते हैं 25 × 75, 2500 का 100। हम कह सकते हैं रेशियो निकालने पर कि ए का मान 3, बी का मान 4 कह रखा है, तो आपको मान ज्ञात करना है 2b - a/a। इसका मान ज्ञात करना है, आपको देखा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। तो सबकी वैल्यू रखते हैं, 2 लिखेंगे, बी का मान कितना आ गया 4 आ गया है, -a का मान कितना है 3 है, और बटे में कितना दे रखा है, बटे में क्योंकि ये दे रखा है, और एक मान कितना है 3 है, 4 दूनी कितना जाएगा आपका 8 आ जाएगा, और -3 बटे 3 घटा लीजिए, 8 में से 3 घटाओ कितना मिलेगा आपको 5/3 कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। चलिए किसी प्रकार की अगर आपको कहीं समस्या बताइए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर से एक बार बता दें, एसएससी का जो टारगेट किया गया, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, कॉपी पेन लेकर आप बैठा करें, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहतर प्रयास क्या करें, क्योंकि आप बताएं एक बार सिलेक्शन आपको अगर पाना है तो इसके पहले आपको बहुत ही संघर्ष करना है, बहुत बेहतर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होता है। एसएससी में जो भी लोग आप इसमें क्वालिफाई करने वाले हैं, ये जिनका टारगेट है, आपको बता दें, अगर आप मन में ये ख्याल लेकर बैठे हों कि हमारा एसएससी निकल जाएगा, तो नॉर्मली बता दें इतना आसान नहीं होता निकलना, क्योंकि अगर आप मेहनत, जैसे हमारी बातों को आप नेगेटिव ना लें, कितना आसान नहीं है, तो आप ये ना सोचें कि आपको आपके डिमोटिवेट किया जा रहा है। इसका आशय है कि अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो निकल लो तो बहुत आसान है, लेकिन अगर ये सोचे निकलना आसान है और आप पढ़ते नहीं हैं तो फिर आपके लिए बहुत कठिन है। फिर होता क्या है कि मन में आप केवल ख्याली पुलाव पकाएंगे, बाकी उसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। इसलिए बढ़िया से मेहनत करें, जितने क्वेश्चन कराया जाए ना आप उसको बढ़िया से एक बार नोट करते रहें, साथ साथ लगाने का प्रयास करते रहें। और फिर बता दें, जैसा कि आपके साथ जो भी इस वैकेंसी को क्वालिफाई करने वाले हों या फिर पेपर देने वाले हों, उनके पास वीडियो के लिंक को आप शेयर करें और बताएं कि प्रैक्टिस यहाँ से वो कर सकते हैं। क्लियर है। हम नहीं कहते कि पूरी क्लास को देखें, बस क्वेश्चन को उठा सकते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पर अपने हिसाब से देख सकते हैं। क्लियर है। तो मिलते हैं प्रत्येक दिन इसी समय पर। आज के लिए इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।